हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है किरोशा नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ दोस्तों, अपन प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। किसका? तो एम्स बीवी नगर नर्सिंग ट्यूटर का। नर्सिंग ट्यूटर से रिलेटेड जो क्वेरी आती है, क्वेश्चंस आते हैं, स्टूडेंट पूछते हैं कि सर सिलेक्शन कैसे होगा, और नर्सिंग ऑफिसर नॉर्सेट से नर्सिंग ट्यूटर के पेपर का लेवल का डिफरेंस क्या है। अगर आप एक्सक्लूसिवली नर्सिंग ट्यूटर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका कंपटीशन कहीं ना कहीं जो नॉर्सेट के कंपटीटर हैं, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के कंपटीटर हैं, उनसे कंपटीशन है। आप कॉलेज में 8 to 5 जॉब कर रहे हो, फैमिली लाइफ के साथ, आपके स्टूडेंट के एजुकेशन के साथ जॉब कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता आपको इतना एडिक्वेट टाइम मिलता है कि आप उस कॉम्पिटिटिव के क्रेज में आपको सिलेक्शन के लिए रूटीन जो ट्रेडिशनल वे है उससे सेलेक्ट हो जाओ। आपको कुछ तो हटके करना पड़ेगा। यहाँ से जो नॉर्सेट सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के कॉम्पिटिटर होते हैं, कम से कम बहुत सारे आजकल का ट्रेंड है, कोचिंग ज्वाइन कर ली, घर पे बैठे विदाउट जॉब 6 मंथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो नर्सिंग का पार्ट है, नर्सिंग का बेसिक वेटेज है, वो समथिंग अराउंड जो भी होता है ना, मैक्सिमम 80% मार्क्स ये लोग कर लेते हैं। अब आप लोग जो जॉब कर रहे हो, 80 में से 40 मार्क्स आ पाते हैं आपके, है ना। अब रिमेनिंग 20 मार्क्स जो रहे, जो नॉर्सेट है सीनियर नर्सिंग कॉम्पिटेटिव, जो बैचलर्स हैं, जिन्होंने मास्टर नहीं किया है और स्टूडेंट को नहीं पढ़ाते हैं, उनका जो रिमेनिंग 20 में से मार्क्स आते हैं, वहाँ पे लेस चांसेस आते हैं। लेकिन आप टीचिंग कर रहे हो, आपको ये सब चीज़ें पता है, तो आपके नेक्स्ट रिमेनिंग जो 20 मार्क्स है, वहाँ से 20 स्कोर करने की चांसेस ज़्यादा बनते हैं। 80 to 60 आ गए आपके, 80 to 40 + 20 60 आ गए। तो अब आप इस कंपटीशन के जगत में सक्सेस ले सकते हो। समझ गए मेरी बात को? अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद है मुझे। अब स्टार्ट करते हैं कुछ उस टाइप के क्वेश्चंस जो आपके लिए इजी होने वाले हैं, पार्ट 2 के लिए थोड़े टफ होने वाले हैं। और पार्ट 2 के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है जो नॉर्सेट से एसएनओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि वो भी इसको अच्छे से समझ लेंगे तो अपने सिलेक्शन को श्योर कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है किरुषा नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। किरुषा नर्सिंग एकेडमी एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नर्सिंग ट्यूटर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एंड नर्सिंग ऑर्डरली सभी की प्रिपरेशन करा दी जाती है। किरुषा नर्सिंग एकेडमी का एक और प्लेटफॉर्म है किरुषा पैरामेडिकल क्लासेस, जहाँ पे सभी पैरामेडिकल के 25 कोर्स की प्रिपरेशन करा दी जाती है। किरोशिया एकेडमी की एक्सपर्ट टीम है जो जिन्होंने वास्तव में खुद ने सिलेक्शन अचीव किया है, वही आपको गाइडेंस करेंगे और स्पेशल पाथ और मेंटरशिप आप लोगों को देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी किरोशिया एकेडमी की ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आचार्य चाणक्य जी ने कहा था, दूसरों की गलतियां से सीखो, दूसरों की गलतियों से सीखो कि वो कैसे अपने लाइफ में सक्सेस नहीं है। अगर अपने ही ऊपर प्रयोग करोगे तो सीखने का प्रयास करोगे तो आयु कम पड़ जाएगी। मतलब आप लोग वही जो ट्रेडिशनल आपके सीनियर, घर के पास में एमएससी कर ली, घर के पास में जॉब कर लिया, 8 to 5 जॉब कर ली, उसी वे में जाओगे ना। फिर साल में 1000 रुपीज इंक्रीमेंट कर लिया। अरे भाई यार, नर्सिंग ऑर्डरली का साल में 4000 इंक्रीमेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, है ना। नर्सिंग ऑफिसर का साल का समथिंग अराउंड 8000 हाइक मिलता है। समझ रहे हो बात को? आपको एपी तो बना दिया, हाइक कितना मिला? साल का 1000, साल का 2000, और वो भी कितना, वो सब करने के बाद। तो अगर आपने जेन्युइन रियली प्रोफेशन में चूज किया तो ये कंफर्ट जोन मेरे घर के पास में है, मेरे हस्बैंड यहाँ जॉब कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे हूँ, मेरे बच्चे का एजुकेशन है। अरे एक बार आप आओ तो सही, आपके हस्बैंड भी वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये चीज को फोकस कीजिएगा और लाइफ सेट है। चलिए, तो आप दूसरों की गलतियों से सीखो, जो आपके सीनियर कर चुके हैं उनको अवॉइड करो और अपने करियर पे फोकस करो। चलिए, तो आप लोग किरोशा एकेडमी को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको फुली प्रिपरेशन कराई जाती है एकदम क्लियर एंड कंसाइज वे में। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या पूछा है, फटाफट से आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है? अ सिस्टेमिक इंक्वायरी इनटू प्रिंसिपल ऑफ द राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट इज नोन एज। एक सिस्टेमिक इंक्वायरी जिसमें प्रिंसिपल होता है राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए इथिक्स,
ऑप्शन बी वैल्यू, ऑप्शन सी लॉ, ऑप्शन डी जस्टिस। चलिए क्विकली आंसर करने की कोशिश करें, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। अब आपने देखा होगा कोड ऑफ इथिक्स और वो सब चीजें आपने F1 में पढ़ाई होगी बच्चों को। इथिक्स, वैल्यू, लॉ और जस्टिस। इथिक्स क्या कहता है, वैल्यूज क्या कहती है, लॉ क्या कहता है और जस्टिस क्या कहता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इथिक्स के बारे में। इथिक्स क्या करता है, जो मॉरलिटी के प्रिंसिपल पे काम करता है। किसके प्रिंसिपल पे, मॉरलिटी। आपके ओपिनियन पे नहीं, यार किसी ने सजेस्ट कर दिया यार ये सही है तो यही सही है, यही करना चाहिए, नहीं। ऑन डेप्थ नॉलेज के बेस पे गुड कंडक्ट, जो चीज सही है, फेयरली ट्रीटमेंट, सबको एक तरह से मान के फेयरली ट्रीटमेंट करा जाए। फेयरली ट्रीटमेंट मतलब उसको उस तरह से एकदम फेयर व्यवहार कराया जाए। ऐसा नहीं कि आप एक साथ के साथ फेयर व्यवहार कर रहे हो और एक को फेयर व्यवहार नहीं कर रहे हो, बिहेवियर फेयर नहीं कर रहे हो, गुड कंडक्ट नहीं कर रहे हो, गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हो। तो वो नहीं। तो ये इथिक्स डिसाइड करते हैं, आपके डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर। समझ में आ गया। तो ये तो क्या है, कहलाया इथिक्स। वैल्यूज की मीनिंग क्या है, व्हाट इज वैल्यू। वैल्यू एक आपका बिलीफ या फिर एटीट्यूड बोल सकते हैं। वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है आपके बिहेवियर और आपके डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को। समझ में आ गया। वैल्यू एक तरह से बिलीफ और एटीट्यूड है पर्सन का, दैट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ऑफ द पर्सन, दैट इज नोन एज वैल्यू। नेक्स्ट इज लॉ। व्हाट इज लॉ। तो लॉ एक लीगल लाइबिलिटी है या फिर ऑब्लिगेशंस है टू प्रोवाइड बेटर केयर टू पेशेंट और एनी ऑफ द इंडिविजुअल विद इन अ लॉ। लॉ के अंदर आप जो जिस तरह से ट्रीट करते हो किसी के साथ लीगली, आप ऑब्लिगेट हो, लीगली आपको ऐसे काम करना पड़ेगा तो आपको ऐसा काम करना पड़ेगा, दैट इज द लॉ। व्हाट इज जस्टिस। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, सबके साथ समान व्यवहार, जो जस्टिस है ना। आपने पुरानी मूवियाँ देखी होगी जिसमें अनिल कपूर एक तरह से ठाकुर रहता है और वो उसने एक बार जस्टिस दे दिया तो दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। तो मैंने कोशिश की तीन चारों ऑप्शन समझाने की, जहाँ पे हमने इथिक्स के बारे में देखा था। तो इथिक्स क्या करती है, डिस्टिंग्विश करता है आपके राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर के बीच में, राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर। समझ में आ गया। इसका मतलब एक और बोल सकते हैं सर, गुड कंडक्ट। आपको हमेशा राइट बिहेवियर करना है, किसी के साथ रॉन्ग बिहेवियर नहीं करना है। किसी के ओपिनियन से आप डिसाइड नहीं करोगे ये काम ये हो जाएगा। आपका एग्जैक्ट नॉलेज के बेस पे जो राइट है, पेशेंट को बेनिफिशियल चीज हो वो चीज करोगे, दैट इज नोन एज इथिक्स। समझ में आ गया। करेक्ट। सो आपका करेक्ट आंसर कौन सा था, व्हाट इज करेक्ट आंसर, ए। कौन सा करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ए इज द करेक्ट आंसर, यस। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे साइकोलॉजी से। आपने आपके स्टूडेंट को बहुत बेहतरीन तरीके से टीच किया होगा। तो साइकोलॉजी में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द इंटेलिजेंट क्वेश्चन IQ of the individual with the mental age of the 30 and chronological age is 55। I know you remember। आपको पता है फॉर्मूला, ऊपर मेंटल एज आता है, नीचे कोरोनोलॉजिकल एज आता है, इंटू 20 या इंटू 100 आता है। ये कुछ तो समथिंग अराउंड, अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, आपने जैसे स्टूडेंट को पढ़ाया था आपने उस पर फोकस नहीं करा, तो वहां पे एग्जाम में कंफ्यूज हो कि सर ऊपर मेंटल एज आएगा कि कोरोनोलॉजिकल एज आएगा, इंटू 100। कभी फॉर्मूला ऐसा भी हो जाता है, CA/MA इंटू 100। हो गए ना कंफ्यूज, है ना।
अब ये है कि ये है, अगर करेक्ट आंसर कर रहे हो, आपने रटा हुआ है, आपने उस टाइम कॉन्शियसली माइंड यूज किया था, तो आपका रॉन्ग नहीं होगा। समझ में आ गया? तो आप देखेंगे मेंटल एज कितनी है, याद रखना फॉर्मूला MC, इसके लिए IQ के लिए। तो आपकी मेंटल एज आएगी ऊपर और कोरोनोलिकल एज आएगी नीचे इंटू 100। अब कंफ्यूज नहीं रहोगे ना? अब कंफ्यूज नहीं रहोगे? तो मेंटल एज कितनी बताई सर? 30। कोरोनोलॉजिकल एज कितनी बताई? 25। और इंटू 100 बोले तो ये आ गया 4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करे तो आपका आ गया 120। राइट? क्या आ गया? 120। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका करेक्ट आंसर, ये था आपका करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर कौन सा था? 120। इंपॉर्टेंट था, साइकोलॉजी से क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। द टाइप ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन in which the learner move from one frame to another until he complete the program and the responses are controlled by the program from far places. Same like this. You are getting the education via this digital platform. Now try to understand this question. इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन ने क्या बोला है? द टाइप ऑफ द प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, है ना, स्ट्रक्चरल प्रोग्राम करके आपने पढ़ा होगा एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस में। तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इन विच लर्नर मूव फ्रॉम वन फ्रेम टू अनदर फ्रेम। ठीक है, लर्नर एक फ्रेम से दूसरा, मतलब एक चैप्टर से शिफ्ट होता है दूसरे चैप्टर पे, टू अनदर अंटिल ही कंप्लीट द प्रोग्राम। जब तक वो चैप्टर 1 कंप्लीट नहीं करे उससे पहले चैप्टर 2 पे नहीं जा सकता। द प्रोग्राम एंड द रिस्पॉन्सेज आर कंट्रोल्ड बाय प्रोग्रामर। मीन्स आप चैप्टर 1 वीडियो 1 देख रहे हो, जब तक वीडियो 1 कंप्लीट नहीं करोगे आप वीडियो 2 पे मूव नहीं कर सकते, जब तक प्रोग्रामर एज ए टीचर मैं अलाउ नहीं करूंगा। दैट इज द क्वेश्चन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज द क्वेश्चन फ्रॉम अ फार प्लेस। आप केरला में बैठे हो, आप मुंबई में बैठे हो, आप पंजाब में बैठो, आप गुवाहाटी में बैठो, आप जम्मू में बैठो, आप नागपुर में बैठो, तब तक ये मैं बताना चाह रहा हूं। व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन ए इंट्रिंसिक प्रोग्राम, ऑप्शन बी ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग, ऑप्शन सी लाइनर प्रोग्रामिंग, ऑप्शन डी रिमीडिएशन। चलिए क्विकली आंसर करें। समझ में आ गया व्हाट आई वांट टू से? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ गया? एग्जांपल दिया अब तो समझ में आ गया होगा, डेमो दे दिया, और क्या चाहिए आपको? जी हाँ दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। जैसे आप आपकी ऐप में या यूट्यूब पे क्लास देख रहे हो, आपको नेक्स्ट क्लास देखनी है, ये क्लास बोरिंग लग रही है, तो आप चाह रहे हो मैं इस क्लास को स्किप करूं और नेक्स्ट पे चला जाओ, लेकिन एज ए टीचर मैं अलाउ भी नहीं कर रहा हूं, तो कैसे जाओगे? आपको पूरी कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। हाँ, फिर मेरे को लगा नहीं यार चलो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको शिफ्ट करूं तब भी बात अलग है। ये प्रोग्राम मैं यहां से कंट्रोल कर रहा हूं, दैट इज नॉन एज, यहाँ पे सीधा अपन करेक्ट आंसर डिस्कस करेंगे, इसके बाद आगे की ओर बात करेंगे। इसे बोलते हैं लाइनर प्रोग्रामिंग। क्या बोलते हैं? समझ में आ गया बच्चों? तो कौन सा आपका करेक्ट आंसर है? सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसका मतलब है लर्नर मूव फ्रॉम वन फ्रेम टू अनदर फ्रेम, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में, उसकी कौन से फैशन में हुआ? तो लाइनर फैशन में। इसे एक और नाम से जानते हैं लाइनर फैशन में। ही कांट स्कीप, आप कोई भी प्रोग्राम या फ्रेम स्किप नहीं कर सकते। समझ में आ गया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द 2 रिमेनिंग पॉइंट और 3 रिमेनिंग ऑप्शन। ऑप्शन 1 इज इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग। व्हाट इज इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग? इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग क्या बोलते हैं कि आपके इंस्टीट्यूट में या आपके मोबाइल में, है ना, आपके मोबाइल में कुछ इनबिल्ट फिक्स कर लिया कि आपको इस चैप्टर के बाद चैप्टर बी ही खुलेगा, चैप्टर सी पे नहीं जा सकते।
है ना, या फिर आपके कॉलेज में वैसा व्यवहार फिक्स कर दिया इनहेरिटेड कि क्लास का प्रोग्राम ऐसे चलेगा, एनाटॉमी के बाद फिजियोलॉजी की ही क्लास चलेगी, तो वैसा ही चलेगा। इट इज नॉट रिलेटेड टू द इंस्ट्रक्शनल, हम इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड नहीं है, कोई मेथड आपका इंस्ट्रक्शनल मेथड नहीं चलेगा, ये प्रोग्राम में फिट है, रोबोट है, रोबोट की तरह ही चलेगा, इसे बोलते हैं इंस्ट्रिंसिक प्रोग्रामिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ गया? बाहर मैं टीचर की तरह कोई मतलब नहीं है, जिसको जैसा चलना है आपको ऐप में दे दिया वैसा ही चलेगा। समझ में आ गया? ओके, नाउ ऑप्शन बी, तो ये तो रॉन्ग हो गया आपका। ऑप्शन बी, ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग। व्हाट इज ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग? ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग किसे बोलते हैं? इसमें क्या होता है, इट ऑफर्स द फ्लेक्सिबिलिटी। ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग में क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। समझ में आ गया? ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। लाइक तुमने मेरा रिकॉर्डेड कोर्स लिया हुआ है या लाइव क्लास कोर्स अटेंड नहीं करते, रिकॉर्डेड क्लोज कोर्स है, आपने चैप्टर 1 एनाटॉमी का देखा, फिर चैप्टर 2 फिजियोलॉजी का है, आपने बोला नहीं मैं तो साइकेट्रिक पढ़ूंगा, आपने चैप्टर 5 पे डायरेक्ट शिफ्ट हो गए, है ना, तो इसे बोलते हैं ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग। व्हाट इट इज? ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग। एंड ऑप्शन डी इज रिमीडिएशन। व्हाट इज रिमीडिएशन? रिमीडिएशन मीन्स आपने रिकॉर्डेड कोर्स ले लिया लाइक ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग की तरह, अब एज ए मेंटर मैं यहां से आपको वो प्रोग्राम तो पूरा देख रहे हो, इसके अलावा भी मैं आपको एडिशनल इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि बेटा इस पे फोकस कर, इस पर्टिकुलर टॉपिक के इस पॉइंट पे फोकस कर। एवरी संडे मैं आपके लिए 1-to-1 मीटिंग कर रहा हूं। दैट इज नोन एज रिमीडिएशन। दैट इज नोन एज रिमीडिएशन। आई होप ये थोड़ा ऊपर की लेवल की क्लास है, सबको समझ में नहीं आएगी, जिसको समझ में आएगी अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही है थोड़ा सा ट्राई टू एनहांस योर स्टडी पैटर्न, ताकि आपके करियर में भी आप ग्रोथ ला सको। अगर आपको इस क्लास में कुछ अपडेट्स चाहिए आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, हम हेल्प आउट करने की कोशिश करेंगे और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, सी इज द करेक्ट आंसर, लाइनर प्रोग्रामिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट इज लाइनर प्रोग्रामिंग? इन दैट स्टूडेंट कांट मूव फ्रॉम वन फ्रेम टू अनदर फ्रेम। समझ में आ गया? गेटिंग माई पॉइंट? यस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। जनरल इंटेलिजेंसी थ्योरी वाज डिस्क्राइब बाय। अब ऐसे क्वेश्चन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए और आपने यहाँ पे पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत मुश्किल है इसको क्लियर करना, है ना, तो नेगेटिव मार्क्स से बच सकते हैं। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप करेक्ट आंसर दे सकते हो। जनरल इंटेलिजेंसी थ्योरी वाज डिस्क्राइब बाय, फटाफट से आंसर देने की कोशिश करें, ये थ्योरी किसने दी थी? लुइस थर्स्टन। ऑप्शन बी, चार्ल्स स्पीयरमैन। ऑप्शन सी, जीरोमी ब्रूनर। ऑप्शन डी, हॉवर्ड गार्डनर। चलिए, करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। बहुत ही टिपिकल और रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कैसे समझोगे, मैं भी समझा नहीं सकता। तो अपन कोशिश करते हैं कि इसको किस तरह देने की कोशिश करें। इसका सीधा सा जनरल इंटेलिजेंसी जो थ्योरी दी थी उसको हम करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उसको याद रखना, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं सर आप बोलोगे सर ये तो धुआं उड़ा दिया, है ना, ऐसे क्वेश्चन भी आता है। तो याद रखना, हमारा एक स्टूडेंट है, टाटा मेमोरियल मुंबई में जॉब करता है, उसका नाम है चार्ल्स पेयरमैन। वैसे उसका नाम तो चार्ल्स ही है लेकिन ऐसे समझ सकते हो। विच इज द करेक्ट आंसर? जनरल इंटेलिजेंस किसने दी थी? इन भाई साहब ने दी थी। समझ में आ गया? अब बाकी लोगों ने क्या किया था? अब जनरल इंटेलिजेंसी में यूजली इन्होंने जनरल इंटेलिजेंसी थ्योरी को प्रपोज किया था किस फैक्टर के द्वारा? तो जी फैक्टर के द्वारा। इसे क्या दिया था? तो सर जी फैक्टर भी दिया था। ओके, रटने वाली चीजें मैं समझ सकता हूं, इसमें मैं कितना भी समझाऊं मुश्किल होगा। अकॉर्डिंग टू हिम जो इंटेलिजेंसी होती है, आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़े होगे, कॉग्निटिव कॉग्निटिव लेवल, तो यहाँ पे जनरल कॉग्निटिव लेवल पे काम करता है।
कैसे काम करता है? जनरल कॉग्निटिव लेवल पे मीन्स इफ समवन परफॉर्म वेल इन वन पर्टिकुलर टॉपिक और सब्जेक्ट और आइटम, ही शुड बी परफॉर्म वेरी वेल इन अदर आइटम ऑल्सो, क्योंकि उसका आईक्यू लेवल ज्यादा है, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी ज्यादा है। ये सिंपल सी बात उन्होंने चार्ल्स स्पीयरमैन ने बताने की कोशिश की थी। नेक्स्ट, लुइस थ्रस्टोन। लुइस थ्रस्टोन भाई साहब ने क्या किया? मल्टीपल इंटेलिजेंसी पे बात किया। इन्होंने बात किया कि सर जनरल इंटेलिजेंसी नहीं होती, मल्टीपल इंटेलिजेंसी होती है, इसके मल्टीपल फैक्टर और मल्टीपल एबिलिटी होती है, ये बताने की कोशिश की थी। बस थोड़ा सुन लीजिए, मैं समझ सकता हूं आपकी भावना। जेरोमी ब्रूनर ने क्या बोला? जेरोमी ब्रूनर ने क्या बोला? इन्होंने भी एक मल्टी इंटेलिजेंसी पे फोकस करने की कोशिश की, है ना। और हार्वर्ड ने क्या किया? जेरोमी ब्रूनर आई थिंक इन्होंने इससे रिलेटेड ही नहीं था इंटेलिजेंसी से। हॉवर्ड गार्डनर ने, इन्होंने भी मल्टीपल फैक्टर की बात करी, और हॉवर्ड गार्डनर ने भी मल्टीपल फैक्टर की बात करी। इन्होंने बात करी कोई मैथ के मैथलॉजिकल में इंटेलिजेंट है, कोई दूसरे सब्जेक्ट में मास्टर्स है, इंटेलिजेंट है, कोई इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में इंटेलिजेंट है, ये वाली बात हुई। तो कभी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं ट्यूटर में, मैं बता रहा हूं। जनरल इंटेलिजेंसी थ्योरी वाज डिस्क्राइब बाय चार्ल्स स्पीयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the plasma derived chemical mediator of the acute inflammation? acute inflammation का प्लाज्मा डिराइव्ड मीडिएटर कौन सा होता है? कौन सा होता है? चलिए फटाफट आंसर देने की कोशिश करेंगे। यस बच्चों, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें कि प्लाज्मा डिराइव्ड कौन सा होता है। इन्फ्लामेशन तो सुना होगा, कोई भी इंजरी होती है तो फर्स्ट रिस्पॉन्स जो होता है वो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है, इससे रिलेटेड आपको पता है या? करेक्ट। ओके, सो इसमें थोड़ा सा डेप्थ में पूछ लिया। ये हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, साइटोकाइंस एंड काइनिन्स, ये सभी इन्फ्लामेशन पे रिएक्शन देते हैं, है ना, या रिलीज होते हैं। लेकिन इन्होंने एक थोड़ा डीप में पूछ लिया कि कौन सा केमिकल मीडिएटर है जो प्लाज्मा डिराइव्ड है। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन था जो समझने के लिए। अब अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो समझ में आएगा। तो अपन पहले आंसर पे बात करेंगे, सर कौन सा डिराइव्ड है, तो आप बताओगे सर। सीधे से आंसर की बात करें सर, काइनिन। कौन सा करेक्ट आंसर है? काइनिन। यस, क्यों? तो ये काइनिन है, एक प्रोटीन है जो मोस्टली रिलीज होता है। काइनिन है, ये क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन से रिलीज होता है। कहां से रिलीज होता है? प्लाज्मा प्रोटीन से रिलीज होता है। याद रह गया? कौन से प्रोटीन से? प्लाज्मा प्रोटीन से रिलीज होता है। कौन सा? काइनिनोजन। कहां से? काइनिनोजन, राइट। अब ड्यूरिंग टिश्यू इंजरी, जब भी कोई टिश्यू इंजरी होती है तो आपने ब्रेडिकाइनिन का नाम सुना होगा। इसका? ब्रेडिकाइनिन का। ड्यूरिंग द इंजरी, जब भी इंजरी होती है, आपने ब्रेडिकाइनिन, ये रिलीज होता है। और ये जब रिलीज होता है तो करता है वेजोडाइलेशन। क्या करता है बच्चों? वेजोडाइलेशन इंक्रीज करता है। क्या करता है? टिश्यू में परमेबिलिटी, मेम्ब्रेन, परमेबिलिटी मेम्ब्रेन को इंक्रीज कर देता है। चलो समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो प्लाज्मा प्रोटीन जो डिराइव्ड केमिकल मीडिएटर होता है वो तो आपको आंसर मिल गया, काइनिन। यहां पे क्लियर हो गया। अब देखेंगे हिस्टामिन कहां से रिलीज होता है भाई, है ना। हिस्टामिन तो कहीं से रिलीज होता है, तो हिस्टामिन कहां से रिलीज होता है? तो सर आपको पता था हिस्टामिन कहां से रिलीज हो रहा था? तो हिस्टामिन रिलीज हो रहा था सर कहां से? मास्ट सेल। और क्या मान सकते हैं सर? बेसोफिल।
कहाँ से रिलीज हो रहा था सर? मास्ट सेल से रिलीज हो रहा था, बेसोफिल से रिलीज हो रहा था, और इनका फंक्शन भी सेम था सर। ये वेजोडाइलेशन कर रहा था, इंक्रीज द मेम्ब्रेन परमेबिलिटी कर रहा था, है ना? समझ में आ गया? इंक्रीज द मेम्ब्रेन परमेबिलिटी किसकी? वेस्कुलर, इंक्रीज द वेस्कुलर परमेबिलिटी करते थे मास्ट सेल और बेसोफिल आल्सो, बट दैट इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द प्लाज्मा। समझ आ गया? ये प्लाज्मा प्रोटीन से डिराइव्ड नहीं था। प्रोस्टाग्लैंडिन, यस, प्रोस्टाग्लैंडिन कहां से रिलीज होता है? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज प्रोस्टाग्लैंडिन। ये जो आपको प्रोस्टाग्लैंडिन था, अब प्रोस्टाग्लैंडिन का रिलेशन अपन देखें तो सर प्रोस्टाग्लैंडिन कहां से रिलीज होता है? क्या ये प्लाज्मा डिराइव्ड है? तो सर प्रोस्टाग्लैंडिन याद रखना एक लिपिड डिराइव्ड, समझ में आ गया, केमिकल मीडिएटर है। क्या है सर? ये लिपिड डिराइव्ड केमिकल मीडिएटर, इसलिए ये आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है। प्लस अब ये इसका भी क्या काम है? तो ये किससे प्रोड्यूस होता है? तो याद रखना अर्चिनोनिक एसिड, आपने सुना होगा, है ना? अर्चिनोनिक एसिड ये कहां से रिलीज होता है, प्रोड्यूस होता है? अर्चिनोनिक एसिड। और ये अर्चिनोनिक एसिड आपने सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड सुना होगा, तो ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है, फैटी एसिड है। याद रखना अगर क्वेश्चन आ गया सर सेचुरेटेड फैटी एसिड इज गुड फॉर द हेल्थ और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड इज गुड फॉर हेल्थ, तो अनसेचुरेटेड ऑलवेज गुड फॉर द हेल्थ। इसलिए प्रोस्टाग्लैंडिन, अगर क्वेश्चन आ गया लिपिड डिराइव्ड केमिकल मीडिएटर कौन सा है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन आ गया। समझ में आ गया? हिस्टामिन कहां से रिलीज होता है? मास्ट सेल से और बेसोफिल से। बाकी फंक्शन सबका एक ही है, वेजोडाइलेशन करता है, वेस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है। अब साइटोकाइनिन का मतलब क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ द साइटोकाइनिन? ये क्या करता है? ये भाई साहब कहां से रिलीज होते हैं और क्या करते हैं? तो ये भी एक स्मॉल प्रोटीन है, मेनली प्रोड्यूस कहां पे होते हैं? स्मॉल प्रोटीन है, प्रोटीन प्रोड्यूस बाय इम्यून सेल। कौन सी सेल से प्रोड्यूस होते हैं सर? ये इम्यून सेल से प्रोड्यूस होते हैं। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? ओके, तो करेक्ट आंसर आपको मिल गया था, करेक्ट आंसर आपको मिल गया था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यस, ओके। तो डाउनलोड करें किरोशा एकेडमी, जहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशन अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर नर्सिंग ट्यूटर के प्रीवियस ईयर के पेपर अवेलेबल है, मॉडल पेपर अवेलेबल है, एज वेल एज वीडियो बेस्ड क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, जो आप अपने जॉब पे पढ़ के स्टूडेंट को उस माइंडसेट से पढ़ा सकते हैं, एज वेल एज आप जॉब पे, ट्रेवलिंग पे, कहीं पे भी पढ़ सकते हो विदाउट कोई डाउट। एक तरह से ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शनल हो गया। क्लियर है? सो डाउनलोड कर सकते हो, 85020650 पे मैसेज भी कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों। ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हो www.kiroshaacademy.com। सो एग्जाम से पहले एग्जाम की तैयारी वहां से कर सकते हो। कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन उसमें अवेलेबल है। मैंने कोशिश की, आप लोगों का क्वेश्चन था सर क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, आपको और कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, अपने दोस्तों तक शेयर करें जो भी नर्सिंग ट्यूटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।